सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमारे देश में त्योहारों पर उत्सव के दौरान कैसा माहौल होना चाहिए। हमारे देश में होली और जुम्मे की नमाज पर उत्सव और खुशी का माहौल होना चाहिए, बधाई संदेश जारी होने चाहिए, या फिर डर का माहौल होना चाहिए और पूरे देश में एडवाइजरी जारी होनी चाहिए। जब पूरे देश में होली और जुम्मे की नमाज पर लोगों का जोश हाई होना चाहिए था, तब पूरा देश इन त्योहारों पर हाई अलर्ट पर है। सोचिए, क्या आपने कभी कल्पना की थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारे त्योहारों पर बधाई संदेश से पहले ही हाई अलर्ट जारी किए जाएंगे। आज देश भर के अलग अलग राज्यों में, शहरों में, गांव में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि होली और जुम्मे की नमाज पर सांप्रदायिक हिंसा ना हो। कल क्या होगा, इसे लेकर देश के बहुत सारे लोग चिंता में पड़े हुए हैं। कल भारत के 116 करोड़ हिंदू और 22 करोड़ मुसलमानों की असली अग्नि परीक्षा है, जिसमें उन्हें पूरी दुनिया को यह बताना है कि कुछ कट्टरपंथी ये तय नहीं कर सकते कि पूरे देश के हिंदू और मुसलमान क्या सोचते हैं और वो अपने अपने उत्सव और त्योहार एक साथ मिलकर नहीं मना सकते। हिंदू और मुसलमानों के लिए इन दोनों में एक दूसरे के लिए कितना सद्भाव है, कितनी गुंजाइश है, ये कल पूरा देश और पूरी दुनिया देखेगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस अग्नि परीक्षा में भारत के हिंदू और मुसलमान जरूर पास होंगे। आज इस पूरे माहौल में भारत की राजनीति को भी समझना बहुत जरूरी है। जिस उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, वहां होली के उत्सव के लिए जुम्मे की नमाज के समय को बदला जा रहा है, इसे आगे बढ़ा दिया गया है। सरकार और पुलिस ये कह रही है कि जुम्मे की नमाज साल में 52 बार आती है, हर शुक्रवार को होती है, लेकिन होली साल में सिर्फ एक बार आती है। इसलिए मुसलमानों को सद्भाव दिखाते हुए होली के उत्सव के लिए अपनी जुम्मे की नमाज का समय आगे बढ़ा देना चाहिए। यानी जब होली का उत्सव खत्म हो जाए, उसके बाद उन्हें अपनी जुम्मे की नमाज शुरू करनी चाहिए। और अब तक जितने भी राज्यों में ऐसा किया गया है, वो सारे राज्य बीजेपी की सरकार वाले राज्य हैं। अब दूसरा रंग देखिए, जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वहां जुम्मे की नमाज के लिए नहीं बल्कि होली के त्योहार को लेकर गाइडलाइंस और नए कानून जारी किए गए हैं। कांग्रेस की सरकार वाले तेलंगाना में हैदराबाद पुलिस ने कहा है कि बिना सहमति के किसी को भी रंग लगाना, उस पर पानी फेंकना, सार्वजनिक स्थानों पर रंग डालना या होली के मौके पर बाइक्स पर इकट्ठा होकर जुलूस निकालना पूरी तरह प्रतिबंधित है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में भी हेमंत सोरेन की सरकार है और उन्होंने भी बिना अनुमति के डीजे लगाकर गाने बजाने, लाठी लेकर बाहर निकलने और बिना सहमति के किसी को रंग लगाने पर पाबंदी लगा दी है और इनका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसीलिए आज आप सबको ये सोचना है कि हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों को लोग बांट रहे हैं या फिर राजनीति बांट रही है। हिंदू और मुसलमान खुद से बंट रहे हैं या नेता उन्हें बांटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नेता इन त्योहारों के जरिए संदेश देना चाहते हैं, अपना वोट बैंक पक्का करना चाहते हैं। और ऐसा क्यों है कि एक ही देश में कुछ हिंदुओं के लिए होली पर कोई पाबंदी नहीं है और कुछ राज्यों में हिंदुओं के लिए खास तौर पर अलग से गाइडलाइंस बनाई गई हैं। और इसी तरह से कुछ राज्यों में मुसलमानों को जुम्मे की नमाज का समय बदलना पड़ रहा है, मस्जिदों को त्रिपाल से ढका जा रहा है, जबकि विपक्षी दलों के राज्यों में ऐसा करने की किसी भी मुसलमान को कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस बात पर, ये सारी बातें इस पर निर्भर करती हैं कि आप अगर हिंदू हैं तो आपके राज्य में किसकी सरकार है, और अगर आप मुसलमान हैं तो आप कहां रहते हैं और वहां किसकी सरकार है। अब सोचिए, जब देश एक है, संविधान एक है, तो व्यवस्था एक जैसी क्यों नहीं हो सकती। होली पर जब किसी को रंग लगाया जाता है तो यह बात जरूर कही जाती है, बुरा ना मानो होली है। लेकिन विडंबना देखिए कि इस बार डर इसी बात का है कि कहीं कोई होली के रंगों का बुरा ना मान जाए। आज सहारनपुर के देवबंद उलेमा का यह बयान सुनिए, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने मस्जिदों को त्रिपाल से इसलिए ढका है क्योंकि अगर मस्जिदों पर होली का रंग लग गया तो यह मस्जिदों की तौहीन होगी।
देखिए, होली को देखते हुए मस्जिदों को जो ढकने का मामला सामने आया है, हमारी नॉलेज में संभल का ये वाकया है। औरों की जगह और जगहों पर इस तरह का कोई कार्य किया गया हो तो ये मेरी नॉलेज में नहीं है। इंतजामिया ने इसको बेहतर तरीके से कि किसी तरह की कोई छींट या कोई भी इस तरह का मामला ना खड़ा हो कि मस्जिद की तौहीन हो, तो इसलिए भी तिरपाल डलवाया गया होगा। इस बयान से ऐसा लगता है कि होली के रंगों से मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट हो सकता है, जबकि यह सच्चाई नहीं है। मुगल काल के मशहूर सूफी संत बुल्ले शाह ने एक कविता लिखी थी, जो आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं, और इसकी कुछ पंक्तियां आज आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बुल्ले शाह ने लिखा है, होरी खेलूंगी कहकर बिस्मिल्लाह, होरी खेलूंगी कहकर बिस्मिल्लाह, नाब नबी की रतन चढ़ी, बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह, रंग रंगीली ओही खिलावे, जो सकी होवे फना फिला। होरी खेलूंगी कहकर बिस्मिल्लाह। हम कोशिश करेंगे कि ये कविता आपकी स्क्रीन पर भी आए। इस कविता से बुल्ले शाह ये बताना चाहते हैं कि होली का उत्सव वही मुसलमान मना सकता है जो कि सच्चा मुसलमान है, जो कि अल्लाह का सच्चा बंदा है, जो खुद अल्लाह को समर्पित है और जो सच्चा मुसलमान है। लेकिन आज देखिए, इसका उल्टा हो रहा है और यह बात कही जा रही है कि होली का रंग लगने से सच्चे मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट हो सकता है। जरा आप पूरी स्क्रीन पर इस कविता को पढ़कर देखिए। जरा देखिए, मैं भी बीच में से हट जाता हूं और देखिए बुल्ले शाह ने क्या लिखा है। होरी खेलूंगी कहकर बिस्मिल्लाह, नाब नबी की रतन चढ़ी, बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह, रंग रंगीली ओही खिलावे, जो सकी होवे फना फिला। होरी खेलूंगी कहकर बिस्मिल्लाह। तो अगर बिस्मिल्लाह कहकर होली खेली जा सकती है तो फिर कुछ भी हो सकता है। ये सारी बातें वो मुट्ठी भर लोग कह रहे हैं जो मुगलों को अपना आदर्श मानते हैं, जबकि एक और तथ्य यह है कि मुगल शासक खुद भी होली का त्योहार मनाया करते थे। मुगल शासक अकबर, शाहजहां, जहांगीर और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर भी होली का उत्सव मनाते थे और इसके लिए मुगलों के दरबार में कई दिनों पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती थी। अलग अलग इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में यह लिखा है कि मुगल शासक जिन रंगों से होली का त्योहार मनाते थे, वो रंग लाल टेसू के फूलों को इकट्ठा करके बनाए जाते थे और इन फूलों को गर्म पानी में उबालकर बड़े बड़े हौदों में भर दिया जाता था और मुगल शासकों के हरम में भी फूलों का रंग और गुलाब भरा जाता था और मुगल अपने जमाने में धूमधाम से होली का त्योहार मनाया करते थे। लेकिन आज उन्हीं के कुछ अंधभक्त इसी होली के रंग का विरोध कर रहे हैं और स्थिति यह हो गई है कि आज देश में होली और जुम्मे की नमाज से पहले अलग अलग राज्यों में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट जारी करना पड़ रहा है। और आगे बढ़ने से पहले अब आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। तो ये बुल्ले शाह की कविता है। आज जब हमारे देश में होली पर इतनी राजनीति हो रही है, तब हम आपको होली के त्योहार का असली मतलब भी बताना चाहते हैं। हमारे देश में लोग ये तो जानते हैं कि दिवाली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि होली का त्योहार भी बुराई पर अच्छाई की जीत का ही प्रतीक है। होली शब्द होलिका से आया है, जो एक राक्षस की बहन थी और इस राक्षस का नाम था हिरण्यकश्यप। ऐसा माना जाता है कि राक्षस हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु की पूजा करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जबकि उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। इसके लिए प्रहलाद को भक्त प्रहलाद भी कहा गया और भक्त प्रहलाद की भक्ति से उसके पिता राक्षस हिरण्यकश्यप इतना विचलित था कि वो अपने ही पुत्र की जान ले लेना चाहता था और इसके लिए उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका की ही मदद क्यों ली? क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वो आग में भस्म नहीं हो सकती, वो अग्नि में जल नहीं सकती। और इसी वरदान को देखते हुए हिरण्यकश्यप ने यह आदेश दिया कि होलिका उसके पुत्र
भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाए, क्योंकि वो ये जानता था कि होलिका तो आग में जलेगी नहीं, लेकिन प्रहलाद जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और जब इस आदेश का पालन हुआ तो आग में बैठते ही होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद बच गए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अग्नि में होलिका एक बुराई का प्रतीक थी और भक्त प्रहलाद अच्छाई का प्रतीक थे। और जब होलिका इस अग्नि में भस्म हुई तो इसे बुराई पर अच्छाई की जीत माना गया और यहीं से होली के मौके पर होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। लेकिन आप खुद से पूछिए कि हमारे देश के लोग आज होली के असली महत्व के बारे में जानते भी हैं या कितना जानते हैं? कैसे अब धीरे धीरे त्योहारों का स्वरूप बदलता जा रहा है। त्योहार एक इवेंट मैनेजमेंट जैसे लगने लगे हैं। आज हमारे देश में होली का उत्सव मनाने की परंपरा पूरी तरह से पहले के मुकाबले बदल चुकी है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि होली के त्योहार पर शराब पीना शुभ होता है, नशा करना शुभ होता है। अनुमान है कि इस बार भी हमारे देश में होली के मौके पर सबसे ज्यादा शराब बिकने और पीने का नया रिकॉर्ड बनने वाला है और ये पिछले साल के रिकॉर्ड को भी शायद तोड़ सकता है। पिछले साल सिर्फ दिल्ली में ही होली के मौके पर लोगों ने एक दिन में 58 करोड़ रुपए और लखनऊ जैसे शहर में 17 करोड़ रुपए की शराब पी ली थी और इस बार यह रिकॉर्ड टूटेगा। होली के उत्सव का शराब के नशे से कोई संबंध नहीं था, लेकिन आज हमारे बहुत सारे लोगों ने शराब को होली के त्योहार से एक प्रकार से जोड़ दिया है। उन्हें लगता है कि बिना शराब पिए, बिना नशा किए होली का त्योहार नहीं मनाया जा सकता, इसका आनंद नहीं आएगा। दूसरा, पहले होली के त्योहार पर लोग अपने पुराने कपड़े निकालते थे और पुराने कपड़े पहनकर होली के रंगों का उत्सव मनाते थे, लेकिन अब होली के त्योहार पर नए कपड़े खरीदे जाते हैं ये होली खेलने के लिए। अनुमान है कि इस बार होली पर भारत के लोगों ने नए कपड़ों पर ही 90 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। तीसरी बात, पहले होली पर गुंजिया खाई जाती थी, घरों में गुंजिया बनाई जाती थी, दूसरे पकवान रसोई में बनाए जाते थे, लेकिन अब होली पर चॉकलेट की मांग बढ़ रही है। चौथी बात, अब होली पर गुंजिया बनेंगी कैसे? क्योंकि अब बाजार में नकली खोया और दूध बेचा जा रहा है और इस बार भी 250 से ज्यादा ठिकानों पर नकली खोया देश भर में पकड़ा गया है। तो अगर आप मिठाई भी खाने जाएंगे तो आप ये देख पाएंगे कि दूध नकली मिल रहा है, खोया नकली मिल रहा है और मिठाइयों में भी बहुत मिलावट है और ये सब कुछ होली के नाम पर हो रहा है, होली मनाने के नाम पर बाजारों में हो रहा है। कितना बड़ा बदलाव आया है। साल बाद जब कार्तिक महादेव मंदिर के कपाट खुले तो आज जब होली का त्योहार है तो देखिए वहां की जो तस्वीरें है बेहद सुहानी है। वो तस्वीर है जहां पर देखिए होली का रंग सुबह से ही कार्तिक महादेव मंदिर पर खेला जा रहा है। सुबह से ही जो श्रद्धालु है वो कार्तिक महादेव मंदिर पर जो है होली खेलने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर देखी जा सकती है। रंग गुलाल उड़ाया जा रहा है, फूलों की होली यहाँ पर जो फिलहाल खेली गई है। छियालीस साल बाद ये एक मंदिर खोला था कार्तिकेश्वर। संभल के सभी सामाजिक संगठन यहाँ पर आए हैं और सभी सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर के यहाँ पर भी भगवा होली का माहौल है और यहाँ पर पुष्प बरसा कर गुलाल के साथ होली खेली जा रही है। आज बड़ा ही उत्साह है सभी में, सभी नगरवासियों में भी उत्साह है होली का। और उसका प्रमुख कारण है कि इस संभल शहर को, संभल नगर को जो ये तीर्थ नगरी है उसकी पहचान भी मिली है। आज यहाँ होली का उत्सव मनाया जा रहा है। 46 साल बाद इस मंदिर में होली खेली जा रही है और बड़े प्यार से और स्वाद से लोग होली खेल रहे हैं। आप देखना, लोग भजन कीर्तन फूलों की होली खेल रहे हैं। ये 46 साल से बाद में यहाँ होली खेली गई है। हमारे सब हिंदू परिषद और देश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत साथ दिया।
कार्तिकेय महादेव मंदिर पर यहाँ के निवासियों द्वारा उल्लास के साथ होली खेली जा रही है और लोगों में अति उत्साह है। पुलिस द्वारा यहाँ पर ड्रोन के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, छतों पर नजर रखी जा रही है, सीसीटीवी के माध्यम से सभी संवेदनशील स्थितियों पर पुलिस द्वारा नजर रखी जा रही है। देश का ऐसा कोई शहर नहीं जहां पुलिस फ्लैग मार्च ना कर रही हो। होली अच्छे से बीत जाए, जुमे की नमाज भी शांति से अदा हो जाए, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने तमाम तरीके की तैयारियां की हैं। किसी तरीके का कोई विवाद ना हो, इसको देखते हुए खास तौर से कई ऐसी जगह हैं जो संवेदनशील इलाके हैं या मस्जिद हैं, ऐसी जगहों पर ज्यादा सुरक्षा की गई है। ऐसी कोई मस्जिद नहीं जिसे तिरपाल से ढका ना गया हो या फिर उसके रास्ते पर बैरिकेडिंग ना हो। होली और जुमे के संयोग को देखते हुए भोपाल पुलिस ने भी कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हुए हैं। तमाम ऐसे धार्मिक स्थल जहां से होली का जुलूस भी निकलेगा और जुमे की नमाज भी अदा होगी, वहां पर पुलिस ने एहतियातन एक दिन पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। ऐसा लग रहा है जैसे कल होली का त्योहार नहीं, किसी बड़े खतरे का दिन हो, जिसे रोकने के लिए पूरा देश हाई अलर्ट पर है। इस मार्च में जरूर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना आए और जो अराजक तत्व है वो दूर रहे, क्योंकि कल होली और जुम्मे की नमाज एक साथ होनी है और ऐसे में पुलिस के लिए भी बड़ा चैलेंज है इस पूरे त्योहारों को संपन्न कराना सकुशल। और उसी को लेकर पुराने लखनऊ में जो संवेदनशील एरिया हैं जहां पर पुलिस लगातार मुस्तैद है, अब पेट्रोलिंग के जरिए जरूर इस त्योहार को आगे बढ़ाने की कवायद की जा रही है। दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार हो, झारखंड या राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर तेलंगाना हो, ऐसा कोई राज्य नहीं जहां पुलिस ने होली के लिए गली नुक्कड़ों पर जवानों की तैनाती न की हो। यूपी के संभल में तो पुलिस हर कुछ घंटे पर गश्त लगा रही है। संभल की सड़कों और गलियों में पैदल मार्च किया जा रहा है भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के साथ ही। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, ये समाजवादी पार्टी के सांसद जयरमान बर्क के घर का वो इलाका है जहां पर पुलिस अधिकारी ये पूरा पैदल मार्च करने के लिए जो खुद उन गलियों में मौजूद है, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद के घर के इलाके की गलियां हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए एडिशनल एसपी और सीओ अनुज चौधरी जो है इस पूरे इलाके में जो खुद पैदल मार्च करने के लिए इन गलियों में खुद पहुंचे हैं। होली और जुमे की नमाज को लेकर ऐसा माहौल बना दिया गया है कि जैसे ये दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते। मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है ताकि उन पर रंग ना पड़े। कई मस्जिदों में नमाज का वक्त बदल दिया गया है ताकि सौहार्द ना बिगड़े। इस वक्त मैं मौजूद हूं कानपुर की 200 साल पुरानी जामा मस्जिद के बाहर, जहां पर इस बार 2:30 बजे नमाज अदा करी जाएगी और जिसको लेकर सर्कुलर भी यहां पर मस्जिदों में लगा दिया गया है। पीछे अगर आप मेरे विजुअल्स में देखेंगे तो बकायदा लिखा हुआ है, जरूरी ऐलान, दिनांक 14 मार्च 2025 बरोज जुमा को देश बंधुओं के त्योहार होली को देखते हुए जामा मस्जिद पटकापुर में जुमा की नमाज 2:30 बजे होगी। तमाम मुसलमानों से अपील की जाती है कि घरों में रहकर रोजा रखें, कुरान की तिलावत और खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें, आवश्यक रूप से सड़कों पर निकलने से परहेज करें, तय समय पर ही मस्जिद तशरीफ लाएं। इस तरीके का सर्कुलर मस्जिदों में लगाया जा रहा है। ये माहौल देश ने पहले नहीं देखा था, लेकिन इस बार की होली पर एक अजीब सा डर फैल गया है और उसकी वजह वो लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम सौहार्द को चोट पहुंचाना चाहते हैं। सारे फरमान मुसलमानों के लिए और मस्जिदों के लिए क्यों है? कभी मुसलमानों से कहा जाता है कि वो घरों में बैठें, बाहर ना निकलें होली पर। अब नया फरमान जारी हो गया कि मस्जिदों को ढक दें। हिंदुओं के लिए क्यों फरमान जारी नहीं होता कि ऐसे किसी मुसलमान पर होली का रंग न डालें जो नमाज के लिए जा रहा हो? या उनको ये क्यों नहीं कहा जाता कि मस्जिद के आसपास ना फटके, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? तो आज त्योहार है, हम लोग अपना हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं का त्योहार ना बनाए तो मैं पाकिस्तान में जाकर थोड़ी हिंदुओं का त्योहार बनाऊंगा?
जिस पाकिस्तान में 47 में विभाजन हुआ वो पूरा देश आपको दिया, पर आप नहीं गए, आप यहाँ बस गए। उसके बाद आपकी आबादी बढ़ते गई। हमने कभी कुछ नहीं कहा, ठीक है लोकतांत्रिक देश है, जितनी भी सरकारी स्कीमें है सब आपको भी लाभ मिलता है, मुझे भी लाभ मिलता है, पर जब मेरा त्योहार हो तो मेरे त्योहार में तो बड़ा मन करिए आप। कि जिसे पसंद न हो संस्कार, जिसे तलवार पसंद हो वो देश छोड़ के चले जाएं, और जिन्हें संस्कार पसंद हो आए, जिसे अगर रंग खराब लगता है वो घर में रह जाएं। भाई रंग खराब लगेगा तो कोई लगा देगा तो बाहर झगड़ा होगा, तो ऐसे जो जिसके घर में अंदर रंग के प्रति नफरत है वो घर में रहें। ये हिंदुस्तान है, यानी हिंदुओं का स्थान, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, और जो हिंदुओं का स्थान है वहां पर क्या हिंदू अपने त्योहारों को ना मनाएं? उनको यहाँ नहीं मनाएंगे तो क्या पाकिस्तान में जाके मनाएंगे? उनको अपने त्योहार मनाने का पूरा अधिकार है, और अगर इसकी त्योहार की अगर किसी दूसरे के ऊपर कोई छींट पड़ जाती है जो नहीं मनाते हैं तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए। होली को लेकर डर का जो माहौल बनाया जा रहा है उससे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अफवाहों और भड़काऊ बयानबाजी से बचने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। ये तो सांप्रदायिकता की बात हो गई, लेकिन वाकई में अब होली कितनी बदल चुकी है। और एक ज़माना था जब पूरे साल लोग होली का इंतज़ार करते थे। कई महीनों पहले से होली की तैयारियां करनी शुरू कर दिया करते थे। लोग होली पर अपनी छुट्टियों की अर्जी कई महीने पहले डाल दिया करते थे कि होली के मौके पर अपने घर जाएंगे, अपने गांव जाएंगे, अपने परिवार के साथ होली का त्यौहार मनाएंगे। होली एक ऐसा त्यौहार था, महीनों पहले तक इसकी तैयारियां शुरू हो जाती थी, और कई दिन पहले से होली का जो रंग है वो हवा में महसूस होने लगता था। होली आने वाली है, होली आ गई है, इसे आप महसूस कर सकते थे हवाओं में। उस समय डीजे नहीं होते थे, पार्टियां नहीं होती थीं, इवेंट मैनेजमेंट नहीं थे, महंगे रंग नहीं थे, लोग महंगे कपड़े पहनकर होली नहीं मनाते थे, रसोई में बने व्यंजन खाते थे, व्यंजनों की तैयारी घर में की जाती थी। परिवार के सदस्य दूर दूर से अपनी नौकरियों से छुट्टी लेकर घर लौटते थे और होली मनाते थे, पड़ोसियों के साथ, अपने पक्के दोस्तों के साथ। और होली जो है वो फैशन और पैसे का इजहार नहीं था, बल्कि होली सिर्फ प्यार का इजहार था। होली में आपको प्यार दिखता था, सरलता दिखती थी, सादगी दिखती थी। होली में किसी प्रकार का कोई मैनेजमेंट नहीं था, होली एक इवेंट मैनेजमेंट जैसी नहीं दिखती थी। आज हमारे पास सुख सुविधाएं तो बहुत सारी हैं, पैसा है, महंगे से महंगे रंग खरीद सकते हैं, महंगे से महंगे व्यंजन खरीद सकते हैं, चॉकलेट खरीद सकते हैं, एक दूसरे को बहुत सारे तोहफे दे सकते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउसेज में होली की पार्टी आयोजित कर सकते हैं। लेकिन न जाने होली का वो प्यार और होली का वो जोश अब पहले जैसा नहीं दिखता, जैसा कुछ वर्ष या कुछ दशक पहले हम एंजॉय किया करते थे। आज की पीढ़ी शायद उसे समझ भी नहीं पाएगी। अब हम आपको आज का सबसे चिंताजनक विशेषण दिखाएंगे जो आपको वाकई में चिंता में डाल देगा। कल्पना कीजिए, जिन अस्पतालों में आप इलाज कराने के लिए जाते हैं, जिस वार्ड में, जिस कमरे में आपको रखा जाता है, भर्ती किया जाता है, या जिस बेड पर आपका इलाज होता है, अगर वहां कोई काला जादू हो रहा हो, टोना टोटका हो रहा हो, या कोई तांत्रिक विद्या का प्रयोग किया जा रहा हो, तो आप क्या करेंगे? आपको कैसा लगेगा? ये जो खबर है ये काले जादू और अस्पताल के बारे में है। काला जादू आपने सुना होगा, लोग अलग अलग तरह से काला जादू करते हैं, बहुत सारे लोग शमशान में जाकर काला जादू करते हैं, लेकिन क्या अस्पताल में भी काला जादू हो सकता है? मुंबई में एक बहुत मशहूर अस्पताल है, आपने भी नाम सुना होगा, उसका नाम है लीलावती हॉस्पिटल। और लीलावती हॉस्पिटल के मौजूदा ट्रस्टी प्रशांत मेहता और वहां के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने आरोप लगाया है कि इस अस्पताल में कुछ साल पहले तक काला जादू हुआ करता था और उन्हें एक कमरे की खुदाई करने पर फर्श के नीचे इंसानी खोपड़ियों और हड्डियों से भरे
8 कलश मिले हैं जिनमें कुछ बाल और चावल के दाने भी रखे हुए थे। इन सारी चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि इस अस्पताल में रात के वक्त काला जादू होता था और यह काला जादू करने के आरोप लीलावती हॉस्पिटल के पूर्व ट्रस्टी विजय मेहता के बेटे और उनके भतीजों पर लग रहे हैं। अब पहले इस राजनीति को भी समझिए। ये आप जो देख रहे हैं, ये खुदाई उस अस्पताल में इसलिए हो रही है, इसी काले जादू की सच्चाई जानने के लिए खुदाई हो रही है। और जब ये खुदाई हुई तो फर्श के नीचे से कलश निकले जिसमें इंसान की हड्डियां थीं, इंसान की खोपड़ियां थीं, बाल थे और चावल के दाने थे। अब राजनीति को समझिए। विजय मेहता किशोर मेहता के छोटे भाई थे जिन्होंने लीलावती हॉस्पिटल की नींव रखी थी। वर्ष 2002 में उनके भाई विजय मेहता ने धोखाधड़ी करके अपने सगे बेटे और भतीजों को इस अस्पताल का नया ट्रस्टी बना दिया और किशोर मेहता को स्थायी ट्रस्टी के पद से हटा दिया। इसके बाद अदालतों में 14 वर्षों तक यह कानूनी लड़ाई चली। वर्ष 2016 में किशोर मेहता फिर से लीलावती हॉस्पिटल के स्थायी ट्रस्टी बन गए और पिछले साल उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे प्रशांत मेहता इस अस्पताल के नए ट्रस्टी बने। जब उन्होंने इस अस्पताल में काला जादू होने के दावों की जांच कराई, क्योंकि इससे पहले उन्हें बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो ये उन्हें बताते थे कि इस अस्पताल में काला जादू करवाया जा रहा है, तो उन्होंने इसकी जांच कराई और इसमें 1250 करोड़ रुपए के घोटाले के साथ यह पता चला कि पूर्व ट्रस्टी और उनके परिवार के ही लोग इस अस्पताल में काला जादू कर रहे थे। और यह काला जादू इसलिए किया गया ताकि नए ट्रस्टी को नुकसान पहुंचाया जा सके। यह काला जादू किसी मामूली अस्पताल में नहीं हुआ है, बल्कि यह बहुत बड़ा अस्पताल है, बहुत मशहूर अस्पताल है। मुंबई के बड़े बड़े नेताओं से लेकर बड़े बड़े फिल्म स्टार्स यहां इलाज कराने के लिए आते हैं इसी लीलावती अस्पताल में। और हाल ही में एक घटना में घायल होने के बाद अभिनेता सैफ अली खान का इलाज भी इसी लीलावती अस्पताल में हुआ था। आपको याद होगा, कई दशक पहले कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान जब अमिताभ बच्चन को गहरी चोट लगी थी, तब उनका इलाज भी इसी लीलावती अस्पताल में हुआ था। और कोविड के समय संजय दत्त का इलाज भी इसी अस्पताल में हुआ। और इसलिए इस खबर ने हर किसी को चिंता में डाल दिया है और इस मामले में एंटी ब्लैक मैजिक एक्ट के तहत अब पुलिस ने शिकायत दर्ज भी कर ली है। एक जो बहुत ही शॉकिंग घटना और जो हमारे सामने आई थी वो थी ब्लैक मैजिक से संबंधित, काले जादू से संबंधित। जब चार्ज प्रेजेंट ट्रस्टीज ने लिया तो कुछ एम्प्लॉयज थे, उन्होंने आके बताया कि जिस रूम में आप बैठते हैं, प्रशांत भाई बैठते हैं या मिसेस चारू मेहता बैठती हैं, इस रूम में कुछ ब्लैक मैजिक करके आर्टिकल्स कुछ फ्लोर के नीचे दबाए गए हैं। तो पूरे प्रिकॉशन लेते हुए विटनेसेस की प्रेजेंस में वीडियोग्राफी करते हुए वो फ्लोरिंग को खोदा गया और उसके नीचे से 8 कलश निकले जिसमें कुछ ह्यूमन रिमेन्स, ह्यूमन बाल थे, बोन्स थी, इस प्रकार की वस्तुएं, कुछ चावल, कुछ और इतर वस्तुएं जो काले जादू के लिए यूज की जाती हैं, ब्लैक मैजिक के लिए यूज की जाती हैं, वो वस्तुएं निकली। 8 इस प्रकार के कलश नीचे से निकले। पूरा ये वीडियोग्राफी की गई, सील किए गए वो आर्टिकल्स। उसके बाद हमने बांद्रा पुलिस स्टेशन को अप्रोच किया कि ये जो महाराष्ट्र का एक एक्ट है ब्लैक मैजिक एंड इवल प्रैक्टिसेस एंड इनह्यूमन प्रैक्टिसेस का एक्ट, उसके तहत इसमें गुना दाखिल किया जाए। जब गुना दाखिल नहीं हुआ तो हम वापस ऑनरेबल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में गए कि इसके पुलिस को आदेश दिया जाए, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें पुलिस को आदेश ना देते हुए खुद ही इंक्वायरी इसके केस में शुरू कर दी है। जो बीएनएसएस का नया सेक्शन आई थिंक 228 है, कोर्ट ने इसमें इंक्वायरी ऑलरेडी शुरू कर दी है। तो एक कोर्ट ने भी इसका बहुत ही गंभीरता पूर्वक इसका कॉग्निजेंस लिया है। Most of these ex-trustees are NRIs, which are Dubai residents and residents of Belgium, and they have transferred these monies and bought huge assets in their favor. Currently, there are more than 3 FIRs which have been filed, and the Mumbai police is on the lookout for all these ex-trustees, but they have already eloped and they are residing in either Dubai or Belgium. This has obviously, this by far is one of the biggest medical scams in history.
अब देखिए कितनी दिलचस्प बात है ये। अस्पताल एक ऐसी जगह होती है जो मेडिकल साइंस पर चलती है, यानी चिकित्सा विज्ञान पर आधारित शोध वहां होते हैं, विज्ञान पर आधारित इलाज वहां पर मरीजों का किया जाता है। अस्पताल में बड़ी बड़ी लेटेस्ट मशीनें होती हैं, वहां पर लैब्स होती हैं, वहां पर बड़े बड़े टेस्ट किए जाते हैं और इन वैज्ञानिक पूरी प्रक्रिया के बाद फिर मरीज का इलाज किया जाता है। और उसी अस्पताल में जो मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा लैब है, वहीं पर काला जादू भी हो रहा है। आप सोचकर चलिए, ऐसा माना जाता है कि काला जादू ऐसी जगहों पर होता है जहां मृत इंसान के, यानी जहां शव होते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग शमशान घाट में काला जादू करने के लिए जाते हैं, लेकिन शमशान की तरह अस्पतालों की शवगृह में भी इसी प्रकार से इंसानों के शवों को रखा जाता है। और इसलिए यह भी हो सकता है, यह भी कहा जा रहा है कि अस्पताल में भी और भी कई अस्पतालों में हो सकता है इस तरह के काले जादू करने की घटनाएं सामने आ सकती हैं। यहां पर हमें एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, बल्कि हम आपको सिर्फ आज ये बता रहे हैं कि अगर अस्पताल में काला जादू होने के आरोप लग रहे हैं तो ये बहुत गंभीर और डराने वाले आरोप हैं। काला जादू नाम की वैसे कोई चीज नहीं होती है, ये कहीं भी वैज्ञानिक रूप से इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह के अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं और अपने दुश्मनों को मुश्किल में डालने के लिए, उनका नुकसान करने के लिए काले जादू का सहारा लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस तरह की घटना पहली बार हुई हो, पहले भी कई अस्पतालों में काला जादू करने के आरोप लग चुके हैं और इन मामलों में पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी हुई है। भारत में काला जादू के खिलाफ कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है, लेकिन अलग अलग राज्यों में काला जादू के खिलाफ कानून बने हुए हैं। और अगर कोई व्यक्ति काला जादू करता है या काला जादू होने का दावा करता है तो ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई हो सकती है और उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। अब हम आपको यह बताएंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला कार क्यों खरीदी। राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष सलाहकार, उनके सबसे खास मित्र और दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति इलॉन मस्क चाहते थे कि राष्ट्रपति ट्रंप टेस्ला की एक नई इलेक्ट्रिक कार खरीदें। इसके लिए व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में टेस्ला के अलग अलग मॉडल्स की कुल मिलाकर 5 गाड़ियों को वहां पर पार्क किया गया, जिसमें टेस्ला का साइबर ट्रक भी था। यह सब हो रहा है व्हाइट हाउस में, सोचिए। और इलॉन मस्क अपने 4 साल के बेटे के साथ व्हाइट हाउस आए और उन्होंने एक एक करके सभी गाड़ियों के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप को जानकारी दी। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने इनमें से एक गाड़ी को खरीदने का फैसला किया और इस गाड़ी का नाम है मॉडल एस। यह एक इलेक्ट्रिक कार है और इसकी कीमत है 70 लाख रुपए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उन्हें अपने दोस्त इलॉन मस्क से कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए और उन्होंने पर्सनल चेक देकर, यानी अपना खुद का व्यक्तिगत पैसा देकर इलॉन मस्क से इस गाड़ी को खरीदा है। अपने पैसे से खरीदा है, अपनी जेब से पैसा दिया है। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जब राष्ट्रपति ट्रंप इस गाड़ी में बैठे तो उन्होंने इस गाड़ी को चलाकर क्यों नहीं देखा, उन्होंने ड्राइव क्यों नहीं किया। तो इसका कारण भी बड़ा दिलचस्प है, वो ये कि अमेरिका में वर्तमान और पूर्व राष्ट्रपति को सुरक्षा कारणों की वजह से खुद कोई गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है। वहां का राष्ट्रपति कभी भी खुद गाड़ी नहीं चला सकता, उन्हें अनुमति ही नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि इस गाड़ी को व्हाइट हाउस का स्टाफ इस्तेमाल करेगा और यह गाड़ी उन्हें बड़ी पसंद आई। हालांकि दुनिया में इस खबर को लेकर 2 सवाल सबसे ज्यादा उठ रहे हैं। पहला सवाल यह कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप ने टेस्ला की इस कार को खरीदकर इलॉन मस्क का एहसान उतारने की कोशिश की है, क्योंकि 4 महीने पहले हुए राष्ट्रपति चुनावों में इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार पर 2,500 करोड़ रुपए खर्च किए थे, खुलकर उनका साथ दिया, खुलकर लगातार चुनाव प्रचार में उनके साथ खड़े रहे। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि इलॉन मस्क ने उनका बहुत साथ दिया है और यही कारण है कि अब ट्रंप को भी इलॉन मस्क का यह एहसान उतारना पड़ रहा है। और एहसान इसलिए उतारना पड़ रहा है क्योंकि इलॉन मस्क की जो टेस्ला गाड़ियां हैं, अभी उनकी स्थिति ठीक नहीं है। टेस्ला की सेल लगातार नीचे गिर रही है, उसके शेयर लगातार नीचे गिर रहे हैं और टेस्ला की जो गाड़ियां हैं, एक जमाने में जिस प्रकार से बिका करती थी, अब नहीं बिकती।
इलॉन मस्क को लगा होगा कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप इस गाड़ी में बैठेंगे, इसे अपने काफिले में इस्तेमाल करेंगे, इसे खरीद लेंगे, तो ये गाड़ी फिर से चल निकलेगी। इससे बड़ा प्रचार किसी गाड़ी का और क्या हो सकता है। अगर हम आम बोलचाल की भाषा में कहें तो राष्ट्रपति ट्रंप इलॉन मस्क का एहसान उतार रहे हैं। इस वक्त इलॉन मस्क और उनकी लगभग सभी कंपनियों को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। 1 जनवरी से 11 मार्च के बीच इलॉन मस्क की कुल नेटवर्थ 132 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी 11.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कम हो चुकी है। यह नुकसान भारत के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की कुल नेटवर्थ से भी ज्यादा है, जितना कि नुकसान उनको हो गया है। यह उनका नेटवर्थ नहीं है, यह तो नुकसान है। इसके अलावा 18 दिसंबर से लेकर अब तक टेस्ला कंपनी को शेयर मार्केट में 70 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। उसका शेयर लगातार गिर रहा है। अमेरिका के लोगों में इलॉन मस्क के खिलाफ काफी गुस्सा है, क्योंकि वो सरकार के खर्चों में कटौती करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटा रहे हैं और इसके कारण अमेरिका में मस्क के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और टेस्ला के एक शोरूम में भी इससे पहले गोलियां चल चुकी है। दूसरी तरफ दुनिया के बाजारों में टेस्ला की गाड़ियों की बिक्री कम हो रही है। इनमें अमेरिका में 10%, चीन में 11.5%, ऑस्ट्रेलिया में 33%, जर्मनी में 59% और ब्रिटेन में टेस्ला की गाड़ियों की बिक्री 12% गिर चुकी है। ये वो टॉप 5 देश हैं जहां टेस्ला की गाड़ियों की सबसे ज्यादा बिक्री होती थी, लेकिन अब यह तस्वीर बदल रही है और इलॉन मस्क इसकी वजह से बहुत चिंता में पड़े हुए हैं। इस समय इलॉन मस्क की जो 7 बड़ी कंपनियां हैं, उनमें स्पेसएक्स, एक्स और न्यूरालिंक प्रमुख हैं। उनमें सबसे ज्यादा पैसा टेस्ला कंपनी ही कमा कर देती है और यही कारण है कि इलॉन मस्क को लगता है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप टेस्ला की गाड़ी को खरीदेंगे तो शायद अमेरिका और बाकी देशों में टेस्ला की गाड़ियों की गिरती हुई बिक्री फिर से बढ़नी शुरू हो जाएगी। हालांकि ये दांव उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 70 लाख रुपए में टेस्ला की जो गाड़ी खरीदी, उस मॉडल के खिलाफ लोगों में सबसे ज्यादा शिकायतें हैं। इस मॉडल के खिलाफ टेस्ला को सबसे ज्यादा 37 रिकॉल नोटिसेस जारी हो चुके हैं। इनमें इस गाड़ी के एयरबैग्स, पावर स्टीयरिंग फीचर्स, फॉल्टी डोर हैंडल्स, ब्रेक डिस्क और सेल्फ ड्राइविंग से जुड़े फीचर्स के खिलाफ कई शिकायतें मिल चुकी हैं, क्योंकि ये फीचर्स काम नहीं कर रहे हैं ठीक से और इनमें खामियों के ही कारण टेस्ला की गाड़ियों की बिक्री कम हुई है। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने जब से इस गाड़ी को खरीदा है, तब से इसमें आने वाली शिकायतों की और भी ज्यादा बात हो रही है और लोग कह रहे हैं कि वो ज्यादा पैसा देकर टेस्ला की ये कार क्यों खरीदें। एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप इतने लोकप्रिय हैं कि लोग उनसे प्रभावित होकर टेस्ला की इतनी महंगी इलेक्ट्रिक कार खरीद लेंगे। मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में 5वें नंबर पर हैं। इस सूची में पहले स्थान पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिनकी अप्रूवल रेटिंग 75% है, जबकि मैक्सिको, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बाद इस सूची में राष्ट्रपति ट्रंप का नंबर है और उनकी अप्रूवल रेटिंग है 52%, प्रधानमंत्री मोदी से बहुत नीचे। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने खुद के पैसे से यह कार खरीदी है, लेकिन अमेरिका में इसकी चर्चा कम बल्कि विवाद ज्यादा हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि एक तरफ इलॉन मस्क सरकार के जरूरी खर्चों को गैर जरूरी बताकर सरकारी खर्चों में कटौती कर रहे हैं, लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं, और दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप को दुनिया की सबसे महंगी इलेक्ट्रिक कार में से एक बेच रहे हैं और अपने ही बनाए हुए नियमों को तोड़ रहे हैं। आज जब चीन में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार की कीमत लगभग 5 लाख रुपए है, भारत में 10 लाख रुपए है, तब टेस्ला की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार 28 लाख रुपए की है और अगर भारत में टेस्ला की गाड़ी आई तो इसकी कम से कम कीमत 36 लाख रुपए के आसपास होगी। इसलिए आज इलॉन मस्क को भी यह सोचना होगा कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप के एक गाड़ी खरीदने से टेस्ला की बिक्री बढ़ जाएगी। तो आप देखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति खुलकर इलॉन मस्क को प्रमोट कर रहे हैं, टेस्ला गाड़ी को प्रमोट कर रहे हैं और पूरी दुनिया इसे स्वीकार कर रही है। अब जरा कल्पना कीजिए कि क्या यह सब भारत में संभव है। जरा कल्पना कीजिए कि क्या भारत के प्रधानमंत्री कभी किसी उद्योगपति के साथ ऐसे खुलकर उनका समर्थन कर पाएंगे, कर सकते हैं? क्या किसी उद्योगपति के किसी प्रोडक्ट को क्या भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इस तरह से प्रमोट कर सकते हैं कि वो जाएं वहां पर, उस गाड़ी को देखें, उसमें बैठें, उसका टेस्ट ड्राइव करने की भी कोशिश करें, उसके फीचर्स देखें, फिर उसे खुलेआम खरीद भी लें और एक तरीके से उसका विज्ञापन करें? क्या यह भारत में संभव है?
भारत में बिल्कुल संभव नहीं है। क्या भारत में संभव है कि भारत के प्रधानमंत्री किसी उद्योगपति के साथ अपनी गहरी दोस्ती का इजहार सार्वजनिक रूप से कर पाए? बिल्कुल संभव नहीं है यहां पर। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले कुछ फिल्मों को जरूर प्रमोट कर चुके हैं। उन्होंने कुछ फिल्मों को प्रमोट किया है, उस पर हमारे देश में कितना विवाद हुआ, जबकि वो फिल्में ऐसी थीं जो कि समाज को एक खास संदेश दिया करती थी, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने उन फिल्मों को प्रमोट किया, उन फिल्मों के बारे में अपने भाषणों में जिक्र किया, एक फिल्म को वो देखने के लिए भी गए। इसके अलावा आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी खादी को प्रमोट करते हैं, मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, भारत की जो स्टार्टअप कंपनियां हैं उन्हें वो प्रमोट करते हैं, अलग अलग योजनाओं को प्रमोट करते हैं, लखपति दीदी जैसी योजनाओं को वो खुलकर प्रमोट करते हैं, भारत में साफ सफाई को वो प्रमोट करते हैं। इस तरह की चीज़ों को हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री प्रमोट करते हैं, खुलकर उनका विज्ञापन करते हैं। लेकिन अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पुराना लोकतंत्र है, वहां के जो रीति रिवाज हैं वो थोड़े से अलग है। अब आज की आखिरी खबर, और यह बड़ी दिलचस्प है। क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि एक भुजिया बनाने वाली कंपनी की मार्केट वैल्यू डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स और केएफसी जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों से भी ज्यादा हो जाए भारत में, भारत के बाजार में? नमकीन भुजिया बनाने वाली कंपनी हल्दीराम की मार्केट वैल्यू 90,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। सिंगापुर की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी टेमासेक ने हल्दीराम की 10% हिस्सेदारी को करीब 8,730 करोड़ रुपए में खरीदा है, और यह डील फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी इस सेक्टर में हाल फिलहाल की सबसे बड़ी डील है। हल्दीराम की यह सफलता उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो किसी काम को छोटा समझकर कई बार उसे करना नहीं चाहते। सोचिए, क्या भुजिया बनाकर एक कंपनी आज 90,000 करोड़ रुपए की हो सकती है, और बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां आज उससे जुड़ना चाहती। यह तस्वीर आज आपको देखनी चाहिए। यह तस्वीर है राजस्थान के बीकानेर की एक छोटी सी दुकान की है। यहीं से हल्दीराम की भुजिया का कारोबार शुरू हुआ था। वर्ष 1937 में यहां 5 पैसे प्रति किलोग्राम में हल्दीराम की भुजिया बेची जाती थी। इस छोटी सी दुकान को देखकर किसी को यह नहीं लगा होगा तब कि यहां की भुजिया एक दिन 80 से ज्यादा देशों में बेची जाएगी और विदेशी कंपनियां इसकी हिस्सेदारी खरीदने के लिए लाइन लगाकर खड़ी होंगी। भुजिया बनाने वाली कंपनी हल्दीराम पिज्जा, बर्गर वाली बड़ी बड़ी कंपनियों से आगे है। फास्ट फूड बनाने वाली बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियों से उनकी तुलना में इसे कहीं ज्यादा कीमती माना गया है। भारत में हल्दीराम की मार्केट वैल्यू 90,000 करोड़ रुपए आंकी गई है, जबकि डोमिनोज की मार्केट वैल्यू भारत में 39,000 करोड़, बर्गर किंग की मार्केट वैल्यू 3,000 करोड़ रुपए, मैकडॉनल्ड्स की 13,000 करोड़ रुपए और केएफसी और पिज्जा हट की कुल मार्केट वैल्यू 30,000 करोड़ रुपए के आसपास है। ये सारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो फास्ट फूड बेचती हैं, दुनिया भर में बेचती हैं, लेकिन हल्दीराम इनसे भी आगे है। घरों में मेहमानों को जब नमकीन दिया जाता है, उन्हें नमकीन परोसा जाता है चाय के साथ, ये भारत की परंपरा का एक हिस्सा है। चाय हो या कॉफी हो, उसके साथ नमकीन खाना भारत के लोगों को बहुत पसंद है। नमकीन खाना, भुजिया खाना हमारा सबसे प्रिय टाइम पास है, और यही कारण है कि भारत में स्नैक्स की खपत लगातार बढ़ी है और इसमें विदेशी स्नैक्स के अलावा भारत के जो पारंपरिक स्नैक्स हैं, भुजिया जैसे ये लगातार बहुत अच्छा कर रहे हैं बाजारों में। भारत का स्नैक्स मार्केट वर्ष 2023 में 42,695 करोड़ रुपए का था और अनुमान है कि 2032 तक ये बढ़कर 95,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। वर्ष 2025 में यह बाजार 54,000 करोड़ रुपए का हो गया है अब इस साल, जिसमें 13% की हिस्सेदारी अकेले हल्दीराम की है। हल्दीराम की सफलता की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। पहली सीख है बदलाव का रिस्क उठाना। 1937 में गंगा बिशन अग्रवाल ने जब भुजिया बनाना शुरू किया तो उन्होंने पारंपरिक तरीके से बेसन वाली साधारण भुजिया नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने मोठ दाल से करारी और चटपटी भुजिया बनाने का एक नया प्रयोग किया, एक रिस्क लिया और यह प्रयोग कामयाब रहा। दूसरी सीख है लोगों के तानों को अपनी शक्ति बनाना। आप में से बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होगा, लेकिन हल्दीराम का नाम लोगों के तानों से निकला हुआ नाम है। तो अगर आपने अपना रास्ता स्पष्ट किया है
आपने लोगों की चिंता नहीं की है, रिस्क उठाने से आप डरे नहीं, और अपने प्रोडक्ट पर अगर आपको लगातार विश्वास है, भरोसा है, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। जमाना भले ही बदल रहा है। लोग कहते हैं आज के जो युवा हैं वो सिर्फ फास्ट फूड खाना चाहते हैं। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां फास्ट फूड लेकर भारत के बाजार में आ रही हैं। विज्ञापनों पर लाखों करोड़ों रुपया वो खर्च कर रही हैं। बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स वो अपने लिए ले रही हैं। शानदार उनके आउटलेट्स बन रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हल्दीराम उनके सामने आज भी सीना तान कर खड़ा हुआ है। दुनिया हर पल रंग बदलती है और फिर भी लोग पूछते हैं होली कब है।